नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, तबीयत थोड़ी नाजुक है, थोड़ा सा सर्दी और बुखार भी है, फिर भी छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने जो कुछ राजनीति चलाई है उससे कांग्रेस बौखलाई है, क्योंकि पहले तो त्रिपुरा हो, गोवा हो, यहाँ जाकर ममता ने कांग्रेस, जो नाराज़ कांग्रेसी थे उनको अपने साथ मिला लिया और अपनी पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ममता दिल्ली पहुंची, अब मुंबई पहुंची, और मुंबई में उसने कांग्रेस के दो मित्र पक्ष शिवसेना और एनसीपी दोनों के साथ बातचीत की और उन्हें बता दिया कि कांग्रेस को तुम महाराष्ट्र में ख़त्म कर दो। और इससे कांग्रेस बौखलाई है, और शायद इसी कारण से शिवसेना के या एनसीपी के नेताओं को कांग्रेस ने दम भी भरा है कि भैया अगर ये करोगे, तुम ममता के साथ जाओगे तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिरानी पड़ेगी, बहुत देर नहीं चलेगी उद्धव ठाकरे सरकार, तो चुपचाप लाइन पर आ जाओ, ममता के साथ छोड़ो। इतना ही नहीं बल्कि जाहिर तौर पर ममता के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, ममता की निंदा भी होनी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि अचानक से जो शिवसेना और एनसीपी ममता का स्वागत करने के लिए मुंबई में इतनी उछल-कूद कर रहे थे, वही दोनों पार्टियां अचानक से ममता के खिलाफ बोलने लगी, भाष्य करने लगी। तो ये क्या जब मामला था? ममता अपने आप तो मुंबई नहीं आई थी, उनका प्रोग्राम तो शिवसेना और एनसीपी ने बनाया था। आपको याद होगा तो मुंबई में जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धिविनायक का, वहाँ का जो प्रमुख ट्रस्टी है वो तो शिवसेना नेता है आदेश बांदेकर। उन्होंने फैसिलिटेट किया ममता को सिद्धिविनायक में। उसके बाद ममता ने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान का जो बड़ा सभागार है, हॉल है, वहाँ इंटेलेक्चुअल से बातचीत की। वो तो वहाँ शरद पवार का खुद का हॉल माना जाता है क्योंकि उनका ही ट्रस्ट है। वैसे तो पवार साहब बहुत हज़ारों ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, लेकिन ये मुंबई में जहाँ पवार साहब हमेशा उठते बैठते, कामकाज करते, लोगों से मिलते हैं, तो वो चौहान प्रतिष्ठान में मिलते। और ममता ने वही हॉल में, उसी प्रतिष्ठान के हॉल में इंटेलेक्चुअल से बातचीत की। उसके बाद ममता सिल्वर ओक में पवार साहब के घर पर पहुंची और उनसे बातचीत की। उसके बाद ही ममता ने बोल दिया कि वो शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र की कांग्रेस खत्म करनी है, बाकी हम देख लेंगे देश भर में क्या होता है। तो कांग्रेस बौखला ही गई इसलिए कि क्या दोस्त भी हमारे खिलाफ जाने लगे, क्या यूपीए खत्म हो गई? क्योंकि ममता ने पूछा कि वेयर इज यूपीए, यूपीए है ही कहाँ। तो ममता की इस रवैये से कांग्रेस बौखलाई इतनी बात नहीं है कि पूरी एमवीए गवर्नमेंट भी बौखलाई गई है। इसलिए फटाफट से ममता के खिलाफ बातें करना शुरू हो गया। लेकिन जो बिगड़ी कांग्रेस के जो बिगड़े हाल हम देख रहे हैं, कांग्रेस बौखलाई देख रहे हैं, इसका कारण एक है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि उनका दुश्मन कौन है। हाँ, वैसे तो हम बोलेंगे कि बीजेपी ही कांग्रेस का असली दुश्मन है। मोदी जी ने सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत ये घोषणा की थी। तो अगर कांग्रेस का गुस्सा है, कांग्रेस अगर किसको दुश्मन मानती है तो बीजेपी को मानती है, लेकिन असलियत वो नहीं है, असलियत वो नहीं है। लेकिन बार बार कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ बोलने से वो कोई बीजेपी आपकी दुश्मन नहीं हो सकती। असलियत में देखें तो चुनाव में बीजेपी जीत गई है और कांग्रेस हार गई है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस को अपने ही लोगों ने, अपने ही दोस्तों ने हराया। इसलिए आगे चलने से पहले मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने दुश्मन कौन है, अपने शत्रु कौन है, अपने मित्र कौन है, या न्यूट्रल कौन है, वो ढूंढना जरूरी है, समझना ज़रूरी है।
और कुछ सालों की राजनीति हम अगर समझने की कोशिश करें, राजनीतिक उठापटक समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कांग्रेस का आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन प्रशांत किशोर है, जो राजनीतिज्ञ है ही नहीं। वो एक बिजनेस चलाता है, धंधा चलाता है। चुनाव कैसे जीते या चुनाव में क्या रणनीति होनी चाहिए जीतने के लिए, ये बता सकता है। लेकिन एक बात और भी है, देखिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, तो कारोबार करने के लिए पूंजी लगती है, कैपिटल लगता है। अगर कैपिटल आपके पास नहीं है तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसी ढंग से चुनाव जीतने का जो कारोबार है, बिजनेस है, उसमें आपके पास कोई संगठन और लोकप्रियता की पूंजी होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के पास लोकप्रियता की, पॉपुलैरिटी की पूंजी है नहीं, और ना कि वो पूंजी कांग्रेस इकट्ठा कर पा रही है, तो बिजनेस कैसे हो सकता है। प्रशांत किशोर यूपी में कांग्रेस को जिता नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस के पास वो पूंजी नहीं थी। नीतीश हो, ममता हो, मोदी हो या जगन रेड्डी और स्टालिन, ये सब लोगों को प्रशांत किशोर ने जिताया ऐसे कहा जाता है, लेकिन वो झूठ है। उसने उनको जिताया क्योंकि उनके पास पॉपुलैरिटी की पूंजी थी। जो मोदी के पास थी वो अमरिंदर के पास थी। तो यह सबसे बड़ा ज़रूरी मामला होता है, और कांग्रेस वो नहीं समझ पा रही। कांग्रेस समझती है कि भाई किशोर किसको भी जिता सकता है, और इसलिए उसके साथ गई और हार गई। लेकिन प्रशांत किशोर भी बिजनेस के साथ साथ अपना कुछ मोटिव लेके चलता है। जब मोदी जी को इसने मदद की थी 2014 में, तो उससे ये लाइमलाइट में आ गया, लोगों के नज़रों में आ गया कि भाई ये अच्छा रणनीति बनाने वाला है कि जो चुनाव जीतने में मदद आती है, काम आती है। लेकिन जिसके पास कोई पॉपुलैरिटी की पूंजी नहीं है, ताकत नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन की ताकत नहीं, उसको तो नहीं जिता पाएगा। देखिए अगर है ये इतनी आसान बात है, तो बंगाल में भी कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट के लिए कुछ काम कर सकता था प्रशांत किशोर, उसने नहीं किया। वो मोदी जी को उसने 2014 में मदद की, या नीतीश को या और किसी को कभी मदद की, तो उसका अपना कोई मोटिव था, और वो मोटिव वो नीतीश में देखता था। नीतीश की पार्टी में प्रशांत किशोर शामिल हो गया, तो पहली बार उसने किसी पार्टी ज्वाइन की थी प्रशांत किशोर ने। उसके बाद वो कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस में चला जाए, और पिछले 2 साल से उसकी प्रशांत किशोर के प्रयास रहे वो कांग्रेस ज्वाइन करे। तो कांग्रेस ज्वाइन करके क्या, और बहुत सारे नेता कांग्रेस में पड़े, कुछ नाराज है, कुछ अपनी तरीके से काम कर रहे, उसमें से एक नेता होना ये तो उद्दिष्ट है नहीं। प्रशांत किशोर चाहता क्या है, किसी पार्टी में ज्वाइन करके मिनिस्टर वगैरह होना, ऐसी उसका मोटिव है नहीं। उसका मोटिव है उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का सूत्रधार बनना है, जो कुछ चलाए, पूरी पार्टी कठपुतली जैसी चलाए, ये उसका उद्देश्य है, उसका मोटिव है। इसलिए वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले अचानक मुंबई आकर प्रशांत किशोर शरद पवार जी से मिला था, उसके बाद दिल्ली में मिला था। दिल्ली में प्रशांत किशोर पवार की मीटिंग होने के बाद यशवंत सिन्हा और बहुत सारे शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह लोगों की मीटिंग पवार साहब के घर में हुई थी, जिसमें प्रशांत किशोर नहीं था। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली सोनिया जी ने उसको बुलाया, और प्रशांत किशोर सोनिया जी से मिला। तब प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी भी हाजिर थे। तो उसने स्टेपिंग स्टोन करके अपना फ़ायदा उठाया, पवार का स्टेपिंग स्टोन बनाया और सोनिया जी से मिला। लेकिन जो कुछ बात हुई उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सोनिया प्रियंका राहुल से मिलने के बाद
वहाँ क्या हुआ था इसकी कोई खबर नहीं आई, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना प्रशांत किशोर ने बताई, वो मामला वही खत्म हो गया। तो सीधे से हम अगर उसका कोई निष्कर्ष या निचोड़ कर निकाले तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनको ऑफर दी होगी सोनिया जी को कि जिस ढंग से आप अहमद पटेल पर निर्भर रहती थी वो जगह मुझे दे दो, मुझे कोई वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसा कुछ नहीं बनना है, मुझे एडवाइज़र बनना है और जो कुछ टॉप पोस्ट है उसका एडवाइज़र बनना है। तो क्या अहमद पटेल की जगह मुझे आप दे सकती हो, ऐसा सवाल पूछा होगा और वो नकारा गया। उसके बाद प्रशांत किशोर गुस्से में आ गया और उसने अब कांग्रेस को कुछ सबक सिखाने का तय किया है। वो तो उसकी आदत रही है, 2014 में इसकी मदद मोदी जी ने और बीजेपी ने ली थी, लेकिन इसका जो मोटिव था वो बीजेपी में सफल नहीं हुआ। मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों ने प्रशांत किशोर को अलग रखा, पार्टी के साथ नहीं लिया, पार्टी में नहीं लिया। तो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए पिछले 6-7 साल से प्रशांत किशोर बड़ी दौड़ धूप कर रहा है, लेकिन उसकी दाल कहीं नहीं गल रही है। उसने नीतीश के साथ खेल करके देखा, लेकिन नीतीश को भी बहुत जल्दी पता चल गया जो अमित शाह और मोदी को पता चल गया था, और उसी तरह से नीतीश ने भी प्रशांत किशोर से किनारा कर लिया, उससे अलग हो गया। वो तो फिर बिजनेस तो उसका चालू था और अलग अलग पार्टियों से। तो अब ये बात हो गई है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए प्रशांत किशोर कांग्रेस की जगह ममता को लाना चाहता है, और इसलिए ममता के मन में उसने प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना डाल दिया है। और ममता जो कुछ कर रही है वो मुझे लगता है कि असल में प्रशांत किशोर ने उसके मन में डाला है, ममता के मन में, और इसी कारण से प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत ये शायद उस वक्त मोदी जी की नहीं, प्रशांत की ही आइडिया होगी। आज वही घोषणा उसने ममता को भेज दी है। भाई कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ममता युक्त भारत हो सकता है, और इसीलिए अगर कांग्रेस को किसके साथ ज़्यादा निपटना है तो प्रशांत किशोर के साथ निपटना पड़ेगा। जब तक प्रशांत किशोर कांग्रेस को ख़त्म नहीं करना चाहता, यानी वो आइडिया नहीं छोड़ता, तब तक कांग्रेस को धोखा रहेगा। ठीक है, आज की बात है कि वो ममता को पकड़ा है, कल शायद और किसी को पकड़ेगा, अखिलेश के साथ जाएगा, वापस बीजेपी में भी आ सकता है। लेकिन बीजेपी वाले अब प्रशांत को साथ नहीं लेंगे क्योंकि उसका मोटिव उनकी समझ में आया। राहुल प्रियंका वाड्रा के समझ में ये मोटिव आएगा, उस तब कुछ वो सावधान हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होगा तो प्रशांत किशोर है। अब प्रशांत किशोर से कांग्रेस कैसे निपटती है वो देखेंगे, लेकिन इस दौड़ धूप में शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस ममता के खिलाफ बोलने लगे, उसका मतलब साफ है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शायद ममता छोड़कर बाकी सब पार्टियां प्रशांत किशोर की बिजनेस में मदद ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली उससे किनारा ही रखेंगे, ये बात साफ है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।